Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप लोग? So welcome to my channel and today we're gonna discuss about my OET experience that जब मैंने OET दिया, so how was my experience and how did I clear it with one attempt and overall what is OET. So we're gonna first start with that what's OET, उसके subsets को discuss करेंगे, then I'm gonna share my experience and then किस चीज़ ने मुझे help out किया and what are my resources मैंने कहाँ से utilize किए थे and how I prepared for OET. So सबसे पहले what is OET? OET हमारे पास एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है जो हम देते हैं इफ़ यू वांट टू गो टू एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में एंड इट्स हेल्थ केयर लोगों के लिए जो है ये एक लैंग्वेज टेस्ट है. सो आई वांटेड टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, तो मैंने दिया था OET एंड देन OET में क्राइटेरिया इज़ दैट फॉर नर्सेज दैट यू नीड ऑल बी इन चारों सबसेट्स में. सो I went for the test and I got all B in चारों subsets में. This was my result for OET. So starting with listening में हमारे पास जो है 3 parts होते हैं A, B, C. Part A में जो है 24 questions होते हैं, fill the blanks. इसमें you're gonna hear 2 conversations and पहले 12 क्वेश्चन के लिए आप एक कन्वर्जेशन सुनोगे, फिर सेकंड 12 के लिए एक और कन्वर्जेशन. इससे पहले आपको प्रिपरेशन टाइम मिलता है एंड हियर इज़ द ट्रिक जो मैं यूज़ करती थी कि जो प्रिपरेशन टाइम है यू नीड टू यूज़ इट वेरी विजिलेंटली, मतलब उसको बहुत केयरफुली यूज़ करना होता है कि आपने सारे क्वेश्चन से गो थ्रू होना है बिकॉज वो प्रिपरेशन टाइम आपको हेल्प आउट करता है गुड स्कोरिंग में. और लिसनिंग का जो पार्ट ए है दैट्स अ वेरी गुड एरिया जहाँ पे आप मार्क गेन कर सकते हैं. सो दिस वुड बी माई टिप फॉर यू कि अगर आपको लिसनिंग में मार्क गेन करना है तो यू नीड टू फोकस ऑन पार्ट ए, क्योंकि पार्ट ए इज़ अ पार्ट जहाँ पे आप मार्क गेन कर सकते हो. माइनर स्पेलिंग एरर्स आपके काउंट नहीं होते हैं. स्पेलिंग एरर्स कांट लूज योर मार्क्स, आपको इतना फ़र्क उससे नहीं पड़ता, इतना चल जाता है. एंड देन कम पार्ट बी में आपके पास जो है आप एक पैसेज सुनोगे, उसके बाद आपको MCQ में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है. सो दैट्स द पार्ट बी और इसमें आपके पास 6 क्वेश्चन होते हैं. देन कम्स द पार्ट सी जिसमें आप जो है एक पूरा पैसेज, बहुत बड़ा पैसेज आप सुनोगे, उसके बेसिस पे या फिर एक लेक्चर होगा वो आप सुनोगे, उसके बेसिस पे आपने बहुत सारे MCQs के आंसर्स देने हैं. सो पार्ट सी इज़ वेरी ट्रिकी, उसमें बहुत गौर से सुनना होता है और तब तक बंदा जो है ना थक जाता है. तो लिसनिंग में जो है ना पार्ट ए एंड पार्ट बी में जो है ना मार्क गेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पार्ट सी तक सुनते सुनते बंदा बोर हो जाता है और मार्क लूज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. और अब बात करते हैं हमारे पास रीडिंग की. सो रीडिंग इज़ लाइक द सेम थिंग. इसमें 3 पार्ट्स होते हैं A, B, C और ये आपको 1 घंटे के लिए होता है रीडिंग का टेस्ट. लाइक आफ्टर व्हेन यू आर डन विद योर लिसनिंग, उसके बाद आपका लिसनिंग का पेपर लिया जाता है, देन दे गिव यू रीडिंग का, सही है ना. और आपको 1 घंटा मिलता है ये पेपर सॉल्व करने के लिए. रीडिंग में पहले आपको फर्स्ट पेपर मिलता है जिसमें पार्ट ए होता है. पार्ट ए में आपको 15 मिनट्स के अंदर 20 क्वेश्चंस करने होते हैं. ये पार्ट जो है ना बहुत सारे लोगों के लिए ट्रिकी होता है. क्यों? कुछ लोग इसमें मार्क लूज़ कर देते हैं. यहाँ पे स्पेलिंग एरर्स जो है ना उसकी वजह से आपके मार्क कट सकते हैं. सो बी वेरी विजिलेंट अबाउट दिस. आपने ना इस पर फोकस करना है कि यहाँ पे अपने मार्क लूज़ नहीं करना है. तो रीडिंग का जो पार्ट ए है ना इसमें जो है आपको 4 पैसेज मिलते हैं और फर्स्ट आपको कुछ मैचिंग वाले होते हैं कि ये सेंटेंस किस पैसेज में है, तो A, B, C, D आपको डालना होता है. फिर उसके बाद कुछ फिल द ब्लैंक्स होते हैं. फिर कुछ क्वेश्चंस में आपको आंसर्स देने होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. तो ये पार्ट ए है. तो पार्ट ए में जो है एक ट्रिक ये है कि जो मैं यूज़ करती थी अपने लिए एंड आई विल ऑल्सो रिकमेंड इट फॉर अदर्स कि पार्ट ए में अगर आपको मार्क अच्छा गेन करना है रीडिंग पार्ट ए में तो यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन. आपको सबसे पहले शुरू के 2 मिनट्स जो आपको 15 मिनट है, 15 मिनट्स में से 2 मिनट निकालें, पूरा 4 पैसेज को स्किम एंड स्कैन करना है और जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है ना उसको नीचे अंडरलाइन करना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको ना आगे आपका टाइम सेव करता है. अगर आप 2 मिनट पहले दोगे आगे आपका टाइम बच जाएगा. एंड देन आपने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1 से. क्यों? जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है वो आपको बताता है कि इस पैसेज और इस बाकी पैसेजेस में क्या है. एंड इट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई कि कौन सी जगह पे कौन सा इन्फॉर्मेशन है. इट हेल्प्स यू टू लोकेट वेयर द इन्फॉर्मेशन इज़. तो आपने जो है ना स्टार्टिंग 1 से ही करना है. आप पहले आप अपना मैचिंग करोगे, देन यू वुड नो कि जनरल आइडिया आपको हो जाएगा कि फर्स्ट पैसेज में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है.
फिर आप सेकंड पे आओगे, सेकंड पे आपको ना फिल द ब्लैंक्स करने हैं. इट्स ईजी. आपने जो है ना हिंट्स पकड़ने हैं कि कहीं पे कुछ नंबर लिखा है, कि कोई किसी चीज़ को डायरेक्ट कर रहा है, किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है. यू नीड टू पिक अप द हिंट्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड पार्ट सी में जो है आपको क्वेश्चंस के आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, आपको वो देना होता है. पार्ट ए के अंदर जो तीसरा पार्ट है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ. सो यू नीड टू फोकस ऑन दिस ऑल्सो. तो आपके पास टाइम कम होता है, सवालात ज़्यादा होते हैं, और आखिर में आपके पास थोड़ा सा टाइम बचना चाहिए कि जिसमें आप उसको प्रूफ रीडिंग कर सकें. नाउ कम्स पार्ट बी ऑफ रीडिंग. सो इट्स द सेम एज लिसनिंग में. जिस तरीके से हमारे पास एक पैसेज होता है, वहाँ पे आपको पैसेज सुनने में मिलता है, यहाँ आपको पैसेज पढ़ना होता है. एक पैसेज होगा, उसके ऊपर MCQ होगा, एक सवाल और उसके नीचे 3 ऑप्शंस. सही है ना. तो आपने क्या करना है, मेरा 2 स्ट्रेटजीज़ यहाँ पे लोगों के लिए फॉलो होते हैं रीडिंग में. पर मेरे लिए जो है ना, जो वर्कआउट किया I'm gonna शेयर विद यू, और दूसरा वाला भी. कुछ लोग जो है पहले जो है पैसेज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सवाल पढ़ के उनको जवाब मतलब मिल जाता है. मैंने भी ये काफ़ी ट्राई किया, बट दैट डिडंट वर्क फॉर मी. सो मैंने अपना जो स्ट्रेटजी था वो रीडिंग पार्ट बी के लिए मैंने चेंज किया था कि मैं पहले सवाल पढ़ती थी, फिर आंसर्स, फिर एक और दफ़ा मैं सवाल पढ़ती थी कि सवाल में क्या कह रहा है. सो आई नीड टू फोकस कि कैच की व्हाट्स द क्वेश्चन आस्किंग फ्रॉम मी. फिर उसके बाद मैं आती थी सवाल का जवाब पढ़ने, वो जो पैसेज है ना वो पढ़ती थी, फिर मैं अपना आंसर वहाँ से पिक करती थी. सो दिस वॉज अ स्ट्रेटजी आई यूज्ड इन पार्ट रीडिंग के पार्ट बी में. देन कम्स पार्ट सी ऑफ रीडिंग, जिसमें आपके पास एक बड़ा पैसेज होता है, और लाइक अराउंड 6 to 7 पैराग्राफ का एक पैसेज इतना बड़ा सा होता है. 2 पैसेज होते हैं आपके पास, और उनके नीचे जो है ना मल्टीपल MCQs होते हैं. सो पार्ट बी में माई स्ट्रेटजी वॉज लाइक कि ओके, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन आपको कौन से पैराग्राफ की तरफ रेफ़र कर रहा है. लाइक कुछ लोग करते हैं कि पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर आते हैं क्वेश्चन की तरफ, बट माई स्ट्रेटजी वाज लाइक कि फर्स्ट गो फॉर द क्वेश्चन, बिकॉज वहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दे डायरेक्ट यू दैट कि क्वेश्चन में आपको क्या, कौन से पैराग्राफ में आपको क्या ढूंढना है. लाइक इन द फर्स्ट पैराग्राफ और इन द सेकेंड पैराग्राफ, या फिर व्हाट इज़ मेंट बाय दिस वर्ड. सो लाइक वो हिंट्स होते थे. So that's why for part C, my strategy was I would go first for the question, so I could get that what's they're saying in this. फिर उसके बाद मैं पैसेज में जाती थी तो आंसर ढूंढ के फिर आके लिख देती थी, मतलब you could mark it over there, right? And then this was about reading. Now comes writing. Writing is like कि हमारे पास 3 टाइप के जो है लेटर्स लिखने होते हैं, डिस्चार्ज, रेफरल एंड ट्रांसफ़र. एंड जहाँ से मैं प्रिपेयर करती थी ना, दे यूज्ड टू टेल मी कि यहाँ पे जो OET ऑफिशियल्स हैं, दैट क्योंकि मैंने OET ऑफिशियल्स को भी काफ़ी फॉलो किया है, एंड दे यूज्ड टू टेल अस कि जो है रीडिंग OET ऑफिशियल वालों को मैं बहुत फॉलो करती थी. सो दे वुड से कि जो आपका रेफरेटर है ना, नर्सेज में बहुत ज़्यादा आता है. लाइक 90% यू गोना चांसेस कि यू गोना गेट रेफरेटर, एंड 10% चांसेस कि आपको ट्रांसफ़र लेटर या फिर डिस्चार्ज लेटर मिल जाए OET उसमें. एंड देन मेरे टेस्ट में जो है मुझे आया था रेफरेटर, देन कि मुझे रेफ़र करना था अपने पेशेंट को किसी के लिए, तो मैंने भी रेफरेटर लिया था, मुझे मिला था. सो फॉर राइटिंग उसमें भी यही है कि आपको शुरू में 5 मिनट मिलता है रीडिंग के लिए, आपको पेन डाउन करना होता है. तो वो जो पार्ट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट. आपको अपना ब्रेन स्टॉर्म करना होता है कि आपको क्या लिखना है, आपका पर्पस क्या है, आप किसको लिख रहे हो. तो दिस इज़ द थिंग. एंड राइटिंग इज़ लाइक, राइटिंग में आपको कुछ मार्क्स जो है आपको ऐसे ही मिल जाते हैं. लाइक आपको लेआउट पे, आपका लेआउट क्या है, आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन ऊपर गिवन है कि आप किसको भेज रहे हो, पेशेंट का डेट, नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एंड ऑल ऑफ दिस. ये कैसे चीज़ पे जिस पे आपने मार्क लूज़ नहीं करना है. दिस लेआउट के भी मार्क्स होते हैं ना, लेआउट के होते हैं कि आप किसको कर रहे हो, या फिर पर्पस का. ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपने मार्क क्या करना है, लूज़ नहीं करना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सही है ना. तो मेरा भी यही था कि मैंने लेआउट जब प्रैक्टिस कर रही थी, तो लेआउट इज़ लाइक कि मैं इसी लेआउट्स में जाऊँगी, इससे कुछ हट के नहीं करूँगी. और पर्पस के भी कुछ स्ट्रेटजीज़ थे मेरे कि अच्छा अगर मैं रेफ़र कर रही हूँ तो मैं क्या लिखूँगी, और अगर मैं डिस्चार्ज लेटर तो मैं क्या लिखूँगी. तो मतलब आपका एक माइंड में बनता है ना. एंड राइटिंग में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि आपने अपने दिमाग में क्या रखना है कि आप लेटर किसको लिख रहे हो,
اور جس کو لکھ رہے ہو اس کو کیا انفارمیشن چاہیے, کیونکہ آپ کے پاس انفارمیشن بہت ہوتا ہے, لائک ملٹیپل انفارمیشن گیون ان دا پیسج, بٹ یو نیڈ ٹو نو اس کہ آپ اگر فزیو تھراپسٹ کو اگر آپ لیٹر لکھ رہے ہو تو فزیو والے کو کیا میڈیسن کے بارے میں بتانا ہے یا صرف اس کے باڈی موومنٹس یا پھر فریکچر یا پھر کس چیز کے بارے میں بتانا ہے. سو دس از دا تھنگ, یو نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ کہ کس بندے کو کیا بتانا ہے, رائٹ, گاٹ اٹ نا. اینڈ دین کمز ہمارے پاس اسپیکنگ. اسپیکنگ از لائک آئی فیل دیٹ اٹ از دا ایزیسٹ او ای ٹی میں نا اسپیکنگ ہے. کیوں؟ وی نرسز نو لائک ہم ڈیلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ, اور جب ہمارے پاس اسپیکنگ میں دو سچویشنز آتے ہیں, جو دو سینیریوز آتے ہیں, آئی فیلٹ کہ یار میں کسی پیشنٹ سے بات کر رہی ہوں, اٹس ویری ایزی. اینڈ جو آپ کا انٹرلاکٹر ہوتا ہے لائک دے آر ویری سپورٹیو, آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, ویری کام انوائرمنٹ بناتے ہیں. سو اسپیکنگ میں لائک دا تھنگ از دیٹ کہ آپ کے پاس اسپیکنگ میں پریپریشن ٹائم میں آپ اپنے نوٹس تو بناؤ, جو ایک مین چیز ہے. اور اسپیکنگ میں جو 2 منٹ آپ کو پریپیئر کرنے کو ملتا ہے اس میں ایون یو کین آسک یور انٹرلاکٹر کہ اگر آپ کو کہیں چیز پہ کوئری ہے کہ یا پھر آپ اس کو ایڈریس کیسے کریں گے, یا پھر وہ کون ہے پیشنٹ کا, یا وہ خود پیشنٹ ہے. کیونکہ یہ چیز اگر آپ اپنے انٹرویو کے بیچ میں پوچھو گے آپ کے مارکس کٹتے ہیں, پر اگر آپ وہ پریپریشن ٹائم میں پوچھو گے لائک دین یور مارکس وونٹ بی ڈیڈکٹڈ, رائٹ. You can ask anything in your preparation time. So you need to use your preparation times very carefully. So this is all the 4 subsets of OET I discussed. And now comes about my experience about OET. مجھے شروع میں لگا کہ یار OET is very tough. I shouldn't go for it. I should go for IELTS. But then میرے فیملی والوں نے کنونس کیا no, you should go for OET because ایسا لگتا ہے کہ یار OET is a little easier nursing profession. پھر جب میں نے بھی خود دیکھا then I felt کہ یار it's very easy for us nurses کے لیے جو ہے OET is much easier than IELTS. And then I noticed one thing that in Pakistan ہماری nurses جو ہیں IELTS کی طرف زیادہ جاتے ہیں, OET کی طرف کم آتے ہیں. But OET is a very good option for us. It's easier. ہمارے پاس جو ڈاکٹرز ہیں وہ زیادہ OET کی طرف آتے ہیں, مطلب چوز کرتے ہیں یہ اپنے لینگویج کے لیے. So overall my personal experience was like it was easy تھا. میں نے آپ کو اپنے ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کیا, جیسے میں وہ بتا رہی تھی نا کہ میں کیا کیا کرتی تھی. سو دیز ور دا اسٹریٹجیز آئی یوزڈ پریپریشن اور ایگزام کے دوران. اینڈ ناؤ کمس کہ میں نے تیاری کیسے کی تھی. سو ٹو بی آنیسٹ ود یو گائز, میں نے تقریباً 2 months جو ہے بالکل ڈیڈیکیشن کے ساتھ OET کی پریپریشن کو دیا تھا. میں کام پہ بھی جا رہی تھی اینڈ دین ود ورک میں پڑھائی کر رہی تھی. اٹ واز ناٹ لائک کہ میں کمپلیٹلی بالکل چھٹیوں پہ اور پھر پڑھائی کر رہی تھی. اٹ واز لائک کام کے ساتھ ساتھ خود پڑھنا. اینڈ فار پریپریشن آئی ڈیڈنٹ ٹوک اینی کلاسز. میں نے سیلف پریپیئر کیا تھا. کچھ کنٹینٹس تھے میرے پاس آن لائن یا پھر سافٹ میں نے ان سے تیاری کی تھی. اینڈ آئی وڈ آلسو شیئر, میں لنک میں ڈال دوں گی تاکہ آپ لوگ بھی جو ہے if you guys want some resources تو آپ لوگ بھی اس کو ایکسیس کر سکیں. سو میرا جو اسٹریٹجی ہوتا تھا شروع میں فرسٹ جو 1 week تھا یا پھر جب میں نے OET اسٹارٹ کیا تھا پڑھنا, لائک جنرلی جب میں نے کمپلیٹ ڈیڈیکیشن کے ساتھ نہیں کیا تھا, اٹ واز لائک میں ذرا سمجھوں کہ OET کیا ہے, لائک کمپلیٹ اس کا اسٹرکچر وغیرہ. اینڈ دین جب میں نے پورا اس کو سمجھا, دین آئی گیو اٹ لائک 2 months کمپلیٹلی میں نے دیے تھے. پر اٹ واز لائک کہ میں نے ایک دفعہ میں نے کہا لیٹس گو اینڈ آئی شوڈ بک مائی ٹیسٹ. دین آئی فیلٹ یار آئی ایم ناٹ یٹ ریڈی. تو آئی وڈ آلسو سجیسٹ یو گائز کہ اگر آپ لوگوں کو لگے کہ آپ لوگ ریڈی نہیں ہیں, دین ڈونٹ گو اینڈ بک یور ٹیسٹ. وین یو فیل گڈ دیٹ نہیں آئی ایم ریڈی, دین گو اینڈ بک یور ٹیسٹ. کیونکہ اٹس کوسٹ یو اراؤنڈ لائک $587, رائٹ. تو پھر اگر اتنا کوسٹ کر رہا ہے آپ کو, تو جب آپ مطلب گڈ فیل کر رہے ہو دیٹ یو کین ڈو اٹ, دین یو شوڈ گو فار اٹ. تو گائز جب میں پریپیئر کر رہی تھی نا فار 2 months کے لیے, جو میں بالکل ڈیڈیکیشن کے ساتھ پڑھ رہی تھی, ان دا فرسٹ منتھ وٹ واز آئی ڈوئنگ دیٹ کہ ہر دن میں ایک ٹیسٹ کر رہی تھی, ایدر فرام اینی سبسیٹس, بٹ کوئی بھی جو ہے ایک ٹیسٹ مجھے کرنا ہوتا تھا دن میں. تو کیونکہ مجھے ڈیوٹی کے ساتھ ٹائم نہیں ملتا تھا, میں کوئی ایکسٹرا کلاسز لے نہیں رہی تھی, میں خود ہی پڑھ رہی تھی, تو خود ہی مجھے ٹائم نکال کے دن میں صرف ایک ٹیسٹ میں کرتی تھی ان دا فرسٹ منتھ. ان دا سیکنڈ منتھ جو ہے میں نے کیا کرنا شروع کیا کہ دن میں جو ہے 3 جو ٹیسٹ ہوتے تھے نا, لسننگ, ریڈنگ, رائٹنگ, ایک ساتھ کرتی تھی.
क्योंकि मुझे स्पीकिंग के लिए हर रोज़ पार्टनर नहीं मिलता था, तो वंस इन अ वाइल जब मेरे फ्रेंड्स होते थे तो आई वुड यूज़ टू कि उनके साथ मैं प्रैक्टिस करती थी. बट मेरे फ्रेंड्स अच्छे थे कि मुझे टाइम देते थे तो मैं उनके साथ कर लेती प्रैक्टिस. बट मैं डेली जो है इन द सेकंड मंथ जो है हर रोज़ जो है एक कंप्लीट सेट करती थी विदाउट स्पीकिंग, क्योंकि स्पीकिंग के लिए मुझे हमेशा लोग नहीं मिलते थे. तो बट आई यूज़ टू डू इट कि कंप्लीट सेट, ताकि मेरा जो है उस पर माइंड सेट बैठ जाए कि किस तरह से टाइम को मैनेज करना है एंड ऑल ऑफ दैट. एंड टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पार्ट ऑल्सो. कि द डे ऑफ एग्ज़ाम वाला एक्सपीरियंस कैसा था मेरा. तो ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम जो है मैं थोड़ा जल्दी गई थी ताकि मैं एरिया से थोड़ा ओरिएंट हो जाऊँ, ताकि वो जो मेरा एग्ज़ाम हॉल है उससे मैं थोड़ा ओरिएंट हो जाऊँ, ताकि मेरी एंजाइटी जो है वो थोड़ा कम हो जाए. क्योंकि मेरे जानने वालों में से किसी ने OET दिया नहीं था, सो आई वॉज अ लिटिल एंशियस कि यार हाउ वुड बी दैट एंड एरिया कैसे होगा, मेरा एग्जामिनेशन हॉल कैसा होगा एंड ऑल ऑफ दैट. एंजाइटी बहुत पीक पे था. तो मैं थोड़ा जल्दी गई थी. देन मैं अपनी चीज़ें रख के क्लॉक एरिया में, फिर मैं ऊपर रजिस्ट्रेशन पे गई एंड देन वहाँ पे वो लोग रजिस्टर किया एंड देन आई वेंट इन द हॉल. फिर वहाँ पे आपने बैठना होता है, तो फिर मैं जल्दी गई थी 15 to 20 minutes. देन आई सेट देयर. फिर 9 बजे जो है एग्जैक्ट टाइम हमारा स्टार्ट हुआ था. एट 9 o'clock हमारा जो है लिसनिंग स्टार्ट हुआ था. फिर जैसे ही लिसनिंग ख़त्म हुआ एंड फिर रीडिंग का पार्ट शुरू हुआ. रीडिंग का पार्ट A, फिर पार्ट B, C, फिर उसके बाद जो है राइटिंग का. तो ये तीनों जो है कंसेक्टिव हुए. तो लिसनिंग मेरा बहुत अच्छा हुआ था. रीडिंग में एंडिंग में मैं थक गई थी. और राइटिंग में जब मैं आई, क्योंकि इट वॉज़ अभी तीसरा घंटा चल रहा था, तो तीसरे घंटे में मैं बिल्कुल टायर्ड हो गई थी. तो फिर ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी. आप लोगों ने बिल्कुल एनर्जेटिक रहना है बिल्कुल एंड तक, क्योंकि मैं बहुत डल हो गई थी एंड में मैं एक जगह पे इतना बैठ नहीं सकती. और 3 घंटे आपको मुसलसल एक टेस्ट देना है, तो उसके लिए काफ़ी लंबा बैठना होता है. सो फिर एट द एंड मेरा एग्ज़ाम ये वाला ख़त्म हो गया. फिर उसी दिन मेरा स्पीकिंग था, और स्पीकिंग सच्ची बताऊँ तो बहुत अच्छा हुआ था. जो मेरे इंटरलॉक्टर थे दे वर वेरी फ्रेंडली और बहुत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं यहाँ पर. और वन थिंग आई फॉरगॉट टू शेयर कि द टेस्ट जो जिसमें अपीयर हुई थी, इट वाज अ पेपर बेस्ड टेस्ट. मुझे जो इजी लगता है वो कंप्यूटर बेस्ड इजी नहीं लगता. मुझे जो है ना पेपर बेस्ड इजी लगता है. क्योंकि हम बचपन से पेपर बेस्ड मतलब हमारा जो ग्रोन अप हुआ है ना पेपर बेस्ड हुआ है. सो आई फील मोर ईजी ऑन दैट. तो मैं पेपर बेस्ड की तरफ गई थी. हालांकि दोनों अवेलेबल है, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा लेना चाहते हो. इफ़ यू गाइज आस्क मी कि आप लोगों को एज अ नर्स या फिर एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल कौन सा टेस्ट करना चाहिए, IELTS या OET, आई वुड से कि आप लोगों को OET करना चाहिए. क्यों मेरा प्रेफरेंस OET की तरफ है. वाई? इट्स ईजियर. मतलब मैंने अपने जानने वाले में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो 2 दफ़ा 3 दफ़ा IELTS देते हैं और कहते हैं यार IELTS चीपर, एक दफ़ा नहीं तो दूसरी दफ़ा दिया, OET थोड़ा महंगे की तरफ क्यों जाए. बट आई वुड से कि यार अगर आप 1-2 दफ़ा भी देते हो लेकिन आप स्ट्रेस तो ज़्यादा लेते हो ना, तो एक दफ़ा स्ट्रेस लो, कंप्लीट तैयारी करो, एक ही दफ़ा में दे दो. ऑल्दो कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा लेकिन स्ट्रेस तो आप एक ही दफ़ा लेंगे ना. सो दिस वाज माय थिंकिंग एंड आई वुड सजेस्ट कि आप कॉस्ट की तरफ नहीं जाओ. आप देखो कि आपको एकदम में हो जाता है, ईजी है. सो आई वुड प्रेफर कि अगर आप OET की तरफ जाओ, नर्सिंग वालों को मैं सजेस्ट करूँगी. अगर आपके पास जो है इफ़ यू हैव कैश then you should go for OET. That is my preference for my fellows. So अगर आप OET को भी जानने लगे हो, आपको OET को जानना है, you want to know the structure, then you should visit OET official जो इनका वेबसाइट है. वहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने जो है OET का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया है. वहाँ पे सैम्पल्स भी इन्होंने जो है दिया हुआ है कि 3 या 4 सैम्पल्स हर सबसेट के अंदर मौजूद है. इफ़ यू वांट टू नो कि हाउ OET किस तरह काम करता है, OET का स्ट्रक्चर कैसा है. उसके अलावा दे ऑल्सो हैव देयर यूट्यूब चैनल. वहाँ पे भी ये लोग अच्छा कंटेंट और अच्छा गाइडेंस देते हैं, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं. और जहाँ से मैंने तैयारी की थी, हो सकता है आपके लिए वर्कआउट करें या ना करें, आई डोंट नो, बट आई वुड रिकमेंड क्योंकि मुझे पसंद था. E2 से J अच्छा पढ़ाता है इसके यूट्यूब चैनल. मैंने वहाँ से पढ़ा है एंड देन काफ़ी मेरी लर्निंग हुई है. सो आई वुड आल्सो रिकमेंड अगर कोई करना चाहता है तो फिर वो लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं. और उसके अलावा जो है आई वुड शेयर जो मेरा रिसोर्स मैंने कहा था कि आई वुड शेयर अ लिंक, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी. अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो यू कैन एक्सेस इट. और उसके अलावा
guys, this is it for today, and this was my whole journey for OET and how I cleared it, اور میرا ایکسپیرینس اینڈ میرے کیا ٹپس اور میرے کیا ریسورسز تھے. سو پھر بھی اگر آپ کو کوئی کوئری ہے اور یو وانٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ، یو کین، آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. جب بھی مجھے ٹائم ملے گا میں آپ کو جواب دے دوں گی. سو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.